हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है देवराज मीणा और पिंकू स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जो रावल शाखा के अंतिम शासक माने जाते हैं। उनके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। इससे पिछली क्लास में उन्होंने पढ़ा था जेत्र सिंह के बारे में, फिर उनके बाद तेज सिंह के बारे में और समर सिंह के बारे में। अब समर सिंह का ही पुत्र आता है रावल रतन सिंह, जो चित्तौड़ पर अपना शासन करता है 1301 से 1303 तक। ठीक है दोस्तों, इनका शासनकाल लिख लेते हैं अपन। 1301 से 1303 तक इनका शासनकाल रहा है। किस पर? चित्तौड़ के ऊपर। कब से कब तक शासन किया? 1301 से 1303 तक इन्होंने शासन किया, या इनके शासनकाल 1301 से माना जाता है। कहीं जगह इनका शासनकाल 1302 से माना जाता है। तो आज हम इनके बारे में दो फैक्ट हैं, उन दोनों फैक्टों के बारे में इस क्लास में अध्ययन करेंगे। कि पहला आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत ग्रंथ के आधार पर इनकी जीवन चरित्र के बारे में वर्णन मिलता है। और दूसरा आता है अमीर खुसरो के द्वारा जो रचित ग्रंथ है, जिसका नाम है, क्या नाम है? खजाइन उल फुतूर। इसके आधार पर, इन दोनों फैक्टों के आधार पर हम रावल रतन सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सर्वप्रथम रावल रतन सिंह के इतिहास को देखते हैं। इनके द्वारा सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती थी, उससे विवाह किया गया। सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के पिता का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम चंपावती है। तो इनका विवाह किस प्रकार होता है? रावल जेत्र सिंह सिंहल द्वीप किस प्रकार पहुंचते हैं? इन सारे फैक्टों के ऊपर अपन इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो अपन देख लेते हैं किसके आधार पर? मलिक मोहम्मद जायसी के आधार पर। कौन सा ग्रंथ लिखा उन्होंने? पद्मावत ग्रंथ। कब लिखा? 1540 में। तो हम सर्वप्रथम मलिक मोहम्मद जायसी के आधार पर रावल रतन सिंह के चरित्र का वर्णन करेंगे, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी कुछ ही महीनों पहले पद्मावत मूवी रिलीज हुई थी, आप सभी ने देखी होगी और आशा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी। तो उसी फिल्म के, वही फिल्म 1540 में लिखित पद्मावत ग्रंथ के आधार पर बनी थी, जिसमें आपने सारे जानते ही हो किस प्रकार से रावल रतन सिंह को बंदी बनाया गया था, किस प्रकार से दिल्ली ले जाया गया था, फिर उस प्रकार वहाँ पर गोरा बादल जाकर किस प्रकार रावल रतन सिंह को छुड़ा कर लाते हैं। ये सारा इतिहास हम आज इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। और जो फैक्ट मूवी में नहीं दिखाए गए, उन सभी का हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो हम मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ के आधार पर पढ़ते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ में तो हम सर्वप्रथम यहाँ पे किसके बारे में देखते हैं? ये रहा, इनके विवाह के बारे में चर्चा करते हैं। तो पद्मावती कहाँ की रहने वाली थी? पद्मावती कहाँ की? श्रीलंका। कहाँ की रहने वाली थी? श्रीलंका। इसका प्राचीन नाम सिंहल द्वीप। ठीक है दोस्तों, सिंहल द्वीप इसका प्राचीन नाम है। और किनकी पुत्री थी? राजा गंधर्व सेन। माता का नाम क्या आता है इनकी? माता का नाम आता है चंपावती। चंपावती और गंधर्व सेन की पुत्री पद्मावती
इनके बारे में कहा जाता है कि ये इतनी सुंदर थी कि जो पानी पीती थी वो भी इनके गले में नजर आता था। और इनकी सुंदरता पर मोहित होकर रावल रतन सिंह इनसे विवाह करते हैं और इनको चित्तौड़ लेके आते हैं। लेकिन एक फैक्ट और है कि इनकी सुंदरता का बखान किस प्रकार रावल रतन सिंह तक पहुंचता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पद्मावती के हीरामन नाम का तोता था। वह हीरामन नाम का तोता कहाँ रहता था? श्रीलंका, पद्मनी के पास। तो हीरामन नाम का तोता, जैसे पद्मावत ग्रंथ में लिखा हुआ है या पद्मावत ग्रंथ में वर्णन किया गया कि हीरामन तोता कहाँ से जाता है? श्रीलंका से। कहाँ पे जाता है? श्रीलंका से भारत से यहाँ पे क्या है, ये इस प्रकार से राजस्थान है। तो राजस्थान में कहाँ पे जाता है? झालावाड़ शहर के अंदर या झालावाड़ के अंदर गारगोन किले में झालावाड़ के शासक फिर यहाँ से कहाँ भेजते हैं इसको? इस प्रकार से यहाँ पे चित्तौड़। किसके पास? रावल रतन सिंह के पास। कौन आता है रावल रतन सिंह के पास? हीरामन तोता। कहाँ पे आता है? रावल रतन सिंह के पास। कहाँ से? श्रीलंका से। कहाँ पहुंच जाता है? रावल रतन सिंह के पास। और रावल रतन सिंह को क्या कहता है कि आपके सपनों की सुंदरी, अति सुंदर, अति मोहक, जिसका रूप देखने लायक है। और इस प्रकार से रानी पद्मिनी की प्रशंसा करता है, उसका सुंदरता का वर्णन करता है। तो अपन रावल रतन सिंह के बारे में कि इतनी सुंदरता का वर्णन सुनने के बाद, वो भी एक पक्षी के या तोते के मुख से जो मनुष्यवाणी बोलता था, उसके मुख से सुनने के बाद रावल रतन सिंह से रहा नहीं जाता है और वह अपने सामान बांधकर कहाँ चले जाते हैं? यहाँ से रावल रतन सिंह कहाँ जाते हैं? श्रीलंका। और श्रीलंका में फर्स्ट बार किसको देखते हैं? रानी पद्मिनी को। रानी पद्मिनी को देखकर क्या होता है? जिस प्रकार हीरामन तोते ने उसका वर्णन किया था, उससे कहीं ज्यादा सुंदर रावल रतन सिंह को रानी पद्मिनी लगती है और वह अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और जब उन दोनों के बीच प्रेम वार्ता होती है और इस बात का पता राजा गंधर्व सेन को पड़ता है, तो राजा गंधर्व सेन किनको? रावल रतन सिंह को पूछते हैं कि आप कौन हो? यहाँ पर साधु के वेश में बहुत दिनों से रह रहे हो, आपका परिचय। और जब रावल रतन सिंह अपना परिचय देते हैं कि मैं चित्तौड़ का शासक हूँ, तो चित्तौड़ एक उस समय महान क्षेत्र हुआ करता था जिसके बारे में बहुत चर्चाएं सुनी हुई थी। तो राजा गंधर्व सेन अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर देते हैं? रावल रतन सिंह के बाद। और रावल रतन सिंह अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाते हैं? चित्तौड़। यहाँ से अपनी पत्नी को लेकर कहाँ चले जाते हैं? चित्तौड़। किसको लेकर? पद्मिनी। पद्मिनी को लेकर कहाँ चले जाते हैं? चित्तौड़ चले जाते हैं। चित्तौड़ जो इनके दरबारी था, दरबारी या जिसको हम गुरु भी कह सकते हैं, क्या नाम था? राघव चेतन। जिसकी नजर किसके ऊपर पड़ती है? रानी पद्मिनी के ऊपर। और राघव चेतन को एक तांत्रिक भी माना जाता है कि ये किसी को भी अपने वश में कर सकता है। तो वह रानी पद्मिनी की सुंदरता को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है और वह भी उसे प्राप्त करने की इच्छा मन में
बिठा लेता है। और कहते हैं कि दूसरे की पत्नी को प्राप्त करने की इच्छा जब मन में हो तो उस आदमी का पतन निश्चित होता है। क्या होता है कि जब किसी दूसरे की पत्नी को अपना बनाने की जो मन में इच्छा प्रबल होती है, उस इच्छा के अनुरूप उसका पतन निश्चित हो जाता है। तो राघव चेतन के बारे में भी वही फैक्ट लागू होता है। और राघव चेतन किसको, रावल रतन सिंह जो वहां के शासक थे, उसकी पत्नी को सुंदरता को देखकर मन में बिठा लेता है और उसको वश में करने के लिए तांत्रिक प्रयास करता है। लेकिन इस बात का पता जब किसको चलता है, रावल रतन सिंह को। रावल रतन सिंह राघव चेतन को कहाँ से, राज्य से निकाल देते हैं। और राज्य से निकाल देते हैं तो राघव चेतन कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली। कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली। किसके पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर क्या कहते हैं, जब अलाउद्दीन खिलजी पूछता है कि आप कौन हो, तो वह अपना परिचय राघव चेतन देता है और चित्तौड़ का दरबारी बताता है। और जब राघव चेतन कूट भाषा में अलाउद्दीन खिलजी को ताना मारते हो कि कहता है कि सुल्तान आप दिल्ली के सुल्तान हो, मान नहीं सकता कि दिल्ली के सुल्तान हो, लेकिन इतनी सुंदर राजकुमारी पद्मिनी रावल रतन सिंह के पास चित्तौड़ में है, तो उसके पास जाकर वो भी रानी पद्मिनी के सुंदरता का बखान अलाउद्दीन खिलजी के सामने करता है। तो पद्मावत ग्रंथ के अनुसार जो अलाउद्दीन खिलजी है वह रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उसको प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। लेकिन जो एक और ग्रंथ था, कौन सा, अमीर खुसरो के द्वारा लिखित ग्रंथ खजाइन उल फुतूर, उसके अनुसार जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी साम्राज्यवादी नीति के अनुसार चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, कौन सी नीति के अनुसार, साम्राज्यवादी नीति के अनुसार, किस पर, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। तो इन दोनों फैक्टों के बारे में अपना अध्ययन किया और किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुनता है और राघव चेतन की बातों में आकर कहाँ के लिए रवाना हो जाता है, दिल्ली से चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए रवाना हो जाता है। और कब रवाना होता है, 28 जनवरी 1303 में। तो यहाँ पे कौन, 28 जनवरी 1303 में अलाउद्दीन, या शॉर्ट में लिख लेते हैं एके चित्तौड़ पर आक्रमण करने निकलता है और कहाँ पे पहुंच जाता है, चित्तौड़। चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी 8 महीनों तक चित्तौड़ के बाहर अपनी सेना का डेरा जमाए हुए रहता है, जिससे चित्तौड़ की हालत बिल्कुल दर-दर हो जाती है, उनकी व्यवस्था, पूरे शासन की व्यवस्था बिगड़ जाती है। लेकिन चित्तौड़ किले के बारे में उन्होंने सुना है कि चित्तौड़ किला इतना मजबूत किला है या इतना समृद्धशाली किला है कि उसने 8 महीने तक दुश्मन को दरवाजे पर ही बिठाकर रख दिया। उसके अंदर आने की क्षमता अलाउद्दीन खिलजी नहीं जुटा पाया। किसके अंदर, चित्तौड़ के अंदर। इसीलिए चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा जाता है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इसी के बारे में, किसके बारे में, चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सभी गढ़ैया। तो चित्तौड़गढ़ का समृद्ध या चित्तौड़गढ़ की समृद्धि इतनी मजबूत थी कि अलाउद्दीन खिलजी उसको क्या भेद नहीं पाया और कितने 8 महीनों तक वहीं पर बैठा रहा। कहाँ पर,
चित्तौड़ के बाहर। फिर उसके बाद अपन राघव चेतन की बातों में आकर जब अलाउद्दीन खिलजी किसको, रावल रतन सिंह को धोखे से बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है, उसी का वर्णन कहाँ पे मिलता है, पद्मावत ग्रंथ में। और इसको बंदी बनाकर ले जाता है तो सिंहल से पद्मावती के साथ उनके चाचा व भाई, कौन, चाचा गोराम व भाई बादल भी पद्मनी के साथ चित्तौड़ आ जाते हैं और रावल रतन सिंह की सेना में सम्मिलित हो जाते हैं, उनकी सेवा में सम्मिलित या उनकी सेवा में जुट जाते हैं। तो माना जाता है कि जब रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है तो उस समय चाचा वो भाई गोराम बादल के नेतृत्व में यहाँ से सेना जाती है, कहाँ से, चित्तौड़ से, और दिल्ली से किसको छुड़ा कर लाती है, रावल रतन सिंह को छुड़ा कर लाती है। और इस दौरान गोराम और बादल वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कहीं जगह अपने को युद्ध में कि चित्तौड़ के युद्ध में गोराम और बादल वीरगति को प्राप्त हुए थे रावल रतन सिंह के साथ, तो ये फैक्ट गलत माना जाता है। इनकी मृत्यु कहाँ पे हो जाती है, दिल्ली जब रावल रतन सिंह को मुक्त करवाने के लिए जाते हैं तो उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा इस प्रकार से। अब एक फैक्ट और है कि आक्रमण कब किया था, 1303 में, 28 जनवरी 1303 में। और जो क्या होता है लास्ट युद्ध 25 अगस्त 1303 में कौन, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेता है। किस पर अपना अधिकार कर लेता है, चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेता है। ये सारी जानकारी हम डिटेल में लिखेंगे। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। किस प्रकार रावल रतन सिंह पद्मनी से विवाह करते हैं, किस प्रकार उसको वहाँ पे ले जाते हैं, राघव चेतन के द्वारा किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी को सूचना पहुँचाई जाती है, या उसके द्वारा इनकी सुंदरता की वर्णन किया जाता है पद्मनी के। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। हम एक एक चीज फैक्ट टू फैक्ट लिखेंगे जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए क्या किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इस प्रकार। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। तो हम इनके बारे में लिख लेते हैं, रावल रतन सिंह के बारे में। इनका विवाह सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी के साथ होता है, जो गंधर्व सेन की पुत्री थी। कौन गंधर्व सेन की पुत्री थी? राजकुमारी पद्मावती गंधर्व सेन की पुत्री थी। उनका विवाह किनके साथ होता है? रावल रतन सिंह के साथ। फिर एक और फैक्ट आता है इनके लिए, रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान
हीरामन तोता के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हीरामन तोते के द्वारा इनका विवाह किया जाता है। हीरामन तोते के द्वारा इनकी सुंदरता का बखान किया जाता है। इनकी सुंदरता का नाम रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान किया जाता है हीरामन तोते के द्वारा। फिर आता है इन्हीं के विवाह रानी पद्मिनी, इन्हीं नहीं, यहाँ पर रानी पद्मिनी नहीं है, रानी पद्मिनी के विवाह के साथ इनके चाचा व भाई, चाचा व भाई गोरा व बादल भी इनके साथ चित्तौड़ आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं? चित्तौड़ आ जाते हैं। चित्तौड़ आ जाते हैं। इनके साथ चित्तौड़ आ जाते हैं, रानी पद्मिनी के साथ चित्तौड़ आ जाते हैं। कौन? गोरा व बादल। गोरा इनका चाचा था और बादल इनका भाई था। इनका रानी पद्मिनी का। फिर रावल रतन सिंह का जो दरबारी था राघव चेतन का किनके साथ मिल जाता है? एक के साथ। तो राघव चेतन द्वारा एक अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर चित्तौड़ पर आक्रमण की योजना बनाई जाती है। इस पर राघव चेतन जो किसका दरबारी था? रावल रतन सिंह का दरबारी था। इसके द्वारा एक के साथ मिलकर चित्तौड़ पर आक्रमण की योजना बनाई जाती है। यहाँ पे क्लियर दोस्तों? फिर इसका अगला इफेक्ट आता है एक के द्वारा या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 28 जनवरी 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए आता है। कब आता है? 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आता है। परंतु कितने महीने तक? 8 महीने तक। कहाँ पर? चित्तौड़ के किले के बाद उसे इंतजार करना पड़ता है। फिर कितने? 25 अगस्त 1303 को
एके द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है। किसके द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है? एके द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी मिलती है पद्मावत ग्रंथ से। यह जानकारी हमें पद्मावत ग्रंथ से मिलती है। कहाँ से मिलती है? पद्मावत ग्रंथ से मिलती है, जिसके रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। और भाषा कौन सी थी? अवध भाषा। कौन सी भाषा थी? अवध या अवधी भाषा। अवधी भाषा में लिखा गया था। कौन सा ग्रंथ? और कब लिखा गया था? 1540 में। कब लिखा गया था? 1540 में। पद्मावत ग्रंथ के अनुसार ये सारी जानकारी हमें मिलती है, लेकिन जो एके के साथ इनका दरबारी था अमीर खुसरो, वह भी इनके साथ चित्तौड़ गया था, लेकिन जो उसके द्वारा रचित ग्रंथ क्या था? खजाइन उल फुतूर, जिसमें चित्तौड़ के साके का कोई वर्णन नहीं मिलता है कि चित्तौड़ पर एके का आक्रमण की जानकारी, साके की जानकारी, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। इसमें हम वो लाइन लिख लेते हैं, अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ में रचित ग्रंथ का नाम भी लिख लेते हैं, खजाइन उल फुतूर। खजाइन उल फुतूर में साका के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। किनमें? अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ खजाइन उल फुतूर के में शाखा के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, या शाखा के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे शाखा शब्द देखा। शाखा शब्द का अर्थ होता है कि जौहर और केसरिया दोनों को साथ मिलाकर एक शब्द बनाया गया है, जिसे हम शाखा कहते हैं, जिसमें जो पुरुष है वह केसरिया करते हैं और महिला द्वारा जौहर किया जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या शब्द बना है? शाखा शब्द बना है। तो फिर अपन लिखेंगे चित्तौड़ का प्रथम शाखा। चित्तौड़ का प्रथम शाखा चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब होता है? 25 अगस्त 1303 में। जौहर कौन करता है? रानी पद्मिनी के साथ कितनी महिलाएं? जौहर, रानी पद्मिनी तथा
उनके साथ कितनी महिलाएं थी? 1600 महिलाएं। क्या करती है? जौहर। और केसरिया कौन करता है? केसरिया, केसरिया कौन करता है? रावल, रतन सिंह। रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर होता है। ठीक है दोस्तों। फिर इस प्रकार चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अधिकार कर वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम करता है, जिसमें 3000 व्यक्ति मारे जाते हैं। तो ये लाइन भी लिखेंगे अपन। एके द्वारा चित्तौड़ में कत्लेआम जारी करवाया जाता है, जिसमें 3000 व्यक्ति मारे जाते हैं। कितने व्यक्ति मारे जाते हैं? 3000 व्यक्ति। और किसके द्वारा? चित्तौड़ पर किसके द्वारा कत्लेआम जारी किया जाता है? एके द्वारा, जिसमें 3000 व्यक्ति मारे जाते हैं। फिर उसके बाद एके क्या करता है? अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का किला सौंपकर कहाँ चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। तो एक लाइन और लिखेंगे। एके अपने पुत्र को चित्तौड़ का किलेदार बनाता है तथा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है, तथा अपने पुत्र के नाम के आधार पर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिज्र खां के नाम के आधार पर क्या रखता है? खिजराबाद कर देता है। क्या नाम रख देता है? चित्तौड़ का खिजराबाद रख देता है। और इसको किलेदार बनाता है। अपने पुत्र खिज्र खां को किलेदार बना देता है। पुत्र का नाम भी लिख लो यहाँ पे। अपने पुत्र खिज्र खां, इसको किलेदार बनाता है। अपने पुत्र खिज्र खां को किलेदार बनाकर दिल्ली चला जाता है और अपने पुत्र के नाम के आधार पर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और जो उनका पुत्र है खिज्र खां, वह चित्तौड़ जाते समय जो चित्तौड़ का किला है किसको सौंप कर जाता है? ये खिज्र खां चित्तौड़ को
किसके वहाँ पे, किसके हाथों में सौंपता है? मालदेव सोनगरा के हाथों में। मालदेव सोनगरा को सौंप देता है। कौन? खिज्र खां। किसको सौंपता है चित्तौड़? मालदेव सोनगरा, जो कान्हा के भाई थे। कौन थे कान्हा के भाई? मालदेव सोनगरा। उनको यहाँ का शासन किलेदार बनाकर कहाँ चला जाता है? चित्तौड़। तो खिज्र खां चित्तौड़ को मालदेव सोनगरा को सौंपकर मालदेव सोनगरा को सौंपकर दिल्ली चला जाता है। कौन दिल्ली चला जाता है? खिज्र खां मालदेव सोनगरा को इतिहास में मूछाला मालदेव भी कहा जाता है। उनकी मूछों के कारण उनको इतिहास में मूछाला मालदेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मालदेव सोनगरा को सौंपकर कहाँ चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। तो यहाँ के शासक कौन रहे? मालदेव सोनगरा। कहाँ के? चित्तौड़ के। तो इस प्रकार अपन चित्तौड़ का इतिहास यहीं पे समाप्त होता है और हम अगली क्लास में अगले राजा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।